हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्रीन हब एकेडमी। आज खिलजी वंश के बाद नया जो वंश है, तुगलक वंश। और तुगलक वंश ने 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला जो राजवंश रहा है, लगभग 94 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। खिलजी वंश के अंतिम शासक नासरुद्दीन खुसरो खां की हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक उर्फ गाजी मलिक ने इस्लाम खतरे में है का नारा देते हुए तुगलक वंश की नींव डाली। और 8 सितंबर 1320 को यह इसका राज्याभिषेक हुआ। इसके बाद जो तुगलक वंश है, इसमें लगभग 9 शासक हुए। और 9 शासकों में जो शुरू के 3 शासक हैं, ये बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद जो शासक हुए वो कमजोर साबित हुए, जिससे ये सल्तनत जो इसका वंश था धीरे धीरे कमजोर होता गया। और अंतिम जो शासक था उसको उसकी हत्या करके जो अगला वंश आएगा, सैयद वंश आएगा। तो आज देखते हैं तुगलक वंश। चूंकि तुगलक जो थे वो करौना तुर्क शाखा से थे। करौना तुर्क शाखा से थे। और इस वंश का जो संस्थापक है वो है गाजी मलिक। संस्थापक है ये है गाजी मलिक। मलिक इसने क्या किया? खिलजी वंश के अंतिम शासक नासरुद्दीन इसकी हत्या करके तुगलक वंश की नींव डाली। और 8 सितंबर 1320 को इसका राज्याभिषेक हुआ। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके शासकों का क्रम क्या था। इसके शासकों के यदि क्रम की बात की जाए तो इसका पहला जो शासक है वो गयासुद्दीन तुगलक है। गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जौना खां। अगला शासक है फिरोज शाह तुगलक। तुगलक गयासुद्दीन शाह द्वितीय। इसके बाद आएगा अबू बकर शाह।
इसके बाद अगला शासक है नासिरुद्दीन महमूद शाह अलाउद्दीन सिकंदर शाह शाह नासिरुद्दीन नुसरत खां नुसरत खां। इसके बाद अगला शासक आएगा नासिरुद्दीन नासिरुद्दीन महमूद शाह। और ये है नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। यदि इनका कार्यकाल देखें तो 1320 से 25 और 1325 से 1351 1351 से 1388 1388 से 1389 1389 से 90 और 1390 से 94। ये है 1394 1394 से 98 और 1398 से 1414। तो ये था तुगलक वंश के शासकों का क्रम। अब देखते हैं एक एक शासक की क्या विशेषता है। इसमें से 3 मेन शासक हैं। एक है गयासुद्दीन तुगलक जिसको हमें पढ़ना है, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक और ये फिरोज शाह तुगलक, और अंत में जो अंतिम शासक है ये अंतिम शासक, इसके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठी करेंगे। बाकी इन शासकों की कोई खास विशेषता नहीं है, इसीलिए इसका हमने क्रम लिख दिया है। अब आइए देखते हैं पहला जो शासक है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ये जो था ये करौना तुर्क शाखा से था। तुर्क शाखा से था। गाजी जो थी इसकी उपाधि थी। गाजी इसने उपाधि धारण की थी। गाजी का अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला। काफिरों का वध करने वाला। इसने लगभग मंगोलों को 29 बार पराजित किया था, इसीलिए इसने ये गाजी की उपाधि धारण की थी। तो 29 बार मंगोलों को पराजित करने के कारण
करने के कारण क्योंकि यह जन्म से जो था हिंदू जाट था ये। इसकी जो माता थी वो हिंदू जाट थी। इसके अलावा गयासुद्दीन तुगलक, इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी की जो दाग और हुलिया प्रथा थी उसको इसने सख्ती से लागू किया। घोड़ों को जो दागने की प्रथा थी और हुलिया प्रथा, इसको इसने सख्ती से लागू किया। इसने क्या किया, अपने उत्तराधिकारियों की जो उदार नीति थी और अलाउद्दीन की कठोर नीति, इन दोनों के बीच की एक नीति इसने बनाई थी जिसको रस्म मियाना कहते हैं। तो उदार और कठोर नीति के बीच इसने चलाया था रस्म मियाना प्रथा। गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, 1321 में अपने पुत्र जौना खां को तेलंगाना के विरुद्ध आक्रमण के लिए इसको भेजा और वहां का जो शासक था प्रताप रुद्र देव, उसने क्या किया, इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। और जब अधीनता स्वीकार कर ली तो तेलंगाना की जो राजधानी थी वारंगल, वारंगल को इसने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया और वारंगल का नाम इसने रखा सुल्तानपुर। 1321 में वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। और इसका नाम रख देता है सुल्तानपुर। इसके बाद इसका जो दूसरा अभियान होता है वो 1323 में होता है और उड़ीसा के जाजनगर पे होता है। वहां का जो शासक रहता है भानुदेव द्वितीय, उसको परास्त करता है और उसको जो है दिल्ली सल्तनत में उसका हिस्सा बना लेता है। तो 1323 में उड़ीसा के जाजनगर पर ही हमला करता है। और यहाँ का शासक रहता है भानुदेव सेकेंड, इसको पराजित करता है और इससे जो कि कर वसूलता है वहां से, और कर में जो है हाथियों को देने का ये वादा करता है कि हर साल आपको हम हाथी उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद यदि गयासुद्दीन तुगलक के बारे में देखा जाए तो इसने क्या किया, डाक जो प्रथा थी इसको व्यवस्थित किया।
डाक प्रथा को व्यवस्थित किया। इसके अलावा इसने क्या किया? सिंचाई के लिए नहरों और कुओं का निर्माण किया। निर्माण किया। कुतुब मीनार के पूरब में इसने क्या किया? तुगलकाबाद नामक किले का निर्माण करवाया, जो कि मिस्र के पिरामिड की भांति झुकी हुई थी। तो कुतुब मीनार के पूरब की ओर तुगलकाबाद दुर्ग का निर्माण करवाता है। बर्नी के अनुसार, एक इतिहासकार हैं जियाउद्दीन बर्नी, वे कहते हैं कि इसके राज्य में शेर और हिरण एक ही तालाब का पानी पीते थे। गयासुद्दीन तुगलक का जो सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया थे, उनसे इनका जो है मनमुटाव था। तो एक बार जो है ये बंगाल अभियान के लिए जाता है। जब वहां से ये लौटता है तो निजामुद्दीन औलिया को ये खबर भिजवाता है कि जब वह दिल्ली आएगा तो वो आपको दंडित करेगा। इसलिए दिल्ली में प्रवेश करने से पहले निजामुद्दीन औलिया जो है दिल्ली छोड़ दें। तो निजामुद्दीन औलिया ने उनको खबर भिजवाया कि हुनूज दिल्ली दूरस्तो, अर्थात अभी दिल्ली दूर है। हुनूज दिल्ली दूरस्तो, दिल्ली अभी दूर है। ये कथन था निजामुद्दीन औलिया का। इसके बाद जब यह बंगाल अभियान से लौट रहा था, तो रास्ते में दिल्ली से 8 किलोमीटर पहले अफगानपुर पड़ता है। तो अफगानपुर में जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में जैसे ही यह प्रवेश करता है, तो वह बिजली गिरने से वह लकड़ी का महल गिर जाता है, जिससे वह इसकी दबकर उसमें जो है मृत्यु हो जाती है। तो कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि जूना खां जो है अ, राजा बनने के लिए इसकी हत्या करवाया था। तो मार्च 1325 में जो है इसकी जो है मृत्यु हो जाती है, गयासुद्दीन तुगलक की। तो अगला शासक बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला शासक है मोहम्मद बिन तुगलक।
तुगलक 1325 से लेकर 1351 एडी तक इसका शासन रहता है। ये मार्च 1325 को जो है इसका राज्याभिषेक होता है। इसका जो मूल नाम था फखरुद्दीन जौना खां था। इसके पिता ने इसे मोहम्मद शाह की उपाधि दी थी। तो इसकी जो पिता ने मोहम्मद शाह की उपाधि दी थी। तो मार्च 1325 को यह जो है अगला शासक बनता है। इतिहास में इसे बुद्धिमान मूर्ख शासक के नाम से जाना जाता है। शासक के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक, इसका एक इतिहासकार है इब्न बतूता, जो कि 1333 में मोरक्को से आया था। उसने बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्ण जड़ित ईंटों से एक महल बनवाया था और उसके अंदर एक कुंड बनवाया था जिसमें वह भारी मात्रा में सोने जो है सोना रखा था और आवश्यकता अनुसार वह जो है उसको उसका उपयोग किया करता था। इसी के काल में 1333 में इब्न बतूता जो कि मोरक्को का निवासी था, यह भारत आया। इसने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और 1345 में इसने क्या किया, अपना दूत बनाकर इसे चीन भेजा था। दूत बनाकर चीन भेजा। इसी की किताब है जो है रेहला। इसकी पुस्तक का नाम है रेहला। जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने क्या किया, उलेमा जो वर्ग था उसके वर्चस्व को समाप्त करने के लिए इसने धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना किया। उलेमा वर्ग के वर्चस्व को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की है। मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ योजनाएं हैं जो इतिहास में असफल मानी जाती है। तो इसकी 5 योजनाएं थी
जो कि बर्नी की किताब है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, उसमें इसका वर्णन मिलता है। तो बर्नी की तारीख़ फ़िरोज़ शाही में तारीख़ ए इसकी 5 योजनाओं का वर्णन मिलता है। वर्णन मिलता है। राजमुंदरी के अभिलेखों में इसे दुनिया का खान कहा गया है। इसे दुनिया का खान कहा गया है। खान कहा गया है। तो बर्नी की जब तारीख़ फ़िरोज़ शाही थी, उसकी इसकी 5 योजनाओं का वर्णन मिलता है। तो पहली योजना जो थी इसकी, यदि इसकी पहली योजना देखी जाए तो पहली योजना थी दोआब में कर वृद्धि। कर वृद्धि। जब ये दोआब में कर वृद्धि कर देता है तो इसकी किस्मत जो है इतनी खराब थी कि जैसे ही इसने कर लगाया उसी साल अकाल पड़ गया। और अकाल पड़ने से एक तो महामारी या भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई। ऊपर से क्या हुआ, किसानों ने विद्रोह कर दिया। किसानों के साथ साथ जमींदारों ने भी विद्रोह कर दिया। बहुत सारे जो किसान थे उनके साथ इसने अत्याचार किया। ज़बरदस्ती इसके अधिकारियों ने कर वसूला, जिससे वो पीड़ित होकर त्रस्त होकर उन्होंने क्या किया, खेती करना ही छोड़ दिया। तो मजबूरन इसको यह जो है योजना वापस लेना पड़ा। तो इसकी जो दूसरी योजना है राजधानी परिवर्तन। यदि दोआब में कर वृद्धि की बात की जाए तो उस समय जो अकाल पड़ा तो इसने एक अकाल संहिता चलाया। अकाल संहिता। इसके अलावा इसने क्या किया, एक कृषि विभाग की स्थापना की, दीवाने अमीर एक कोही। कोही की स्थापना की है ये। अगला जो इसका अभियान था वो था राजधानी परिवर्तन। परिवर्तन की अगली योजना थी राजधानी परिवर्तन। इसने क्या किया, बिना किसी की सलाह लिए राजधानी दिल्ली से ले जाता है दौलताबाद। और जब दौलताबाद ले जाता है तो कई इतिहासकार बर्नी बताते हैं कि जब यह दिल्ली से राजधानी दौलताबाद परिवर्तन किया तो ये अपने साथ सभी दिल्ली वालों को ले जाना चाहता था, लेकिन इतनी दूरी होने के कारण जो है लोग जाने को तैयार नहीं थे। कई जो लोग थे वो अपने घरों में छुप गए। और जब इसके मंत्रियों ने दिल्ली में नगर की छानबीन की, उसमें 2 व्यक्ति मिले। एक व्यक्ति अंधा था, एक विकलांग था। तो विकलांग व्यक्ति को तो इसने तोप से जो है
तोप के सामने रख के उसको उड़ा दिया। जो अंधा व्यक्ति था, उसको घोड़ों से घसीटता हुआ वो दौलताबाद ले गया। कहते हैं कि जब वो दौलताबाद पहुँचा तो उसकी केवल एक टाँग की हड्डी बस मिली थी। वो इतना घिसटता हुआ जा रहा था। तो जब मजबूरन सभी ये धनाढ्य जो जितने व्यापारी थे इनको ले गए, तो रास्ते में जो है इनको लूट लिया गया। और जब वहाँ पे पहुँचा तो ये देखा कि यहाँ से जो है दिल्ली का संचालन करना भी कठिन है, तो इसने क्या किया, फिर राजधानी को दौलताबाद से जो है ये दिल्ली ले आया। तो ये योजना जो है इसकी फेल रही। दिल्ली से दौलताबाद, इसका नाम था देवगिरी को रखा था। देवगिरी का नाम इसने जो है दौलताबाद रखा। इसकी अगली योजना है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। और यह प्रेरणा मिली थी इसको, चीन का एक शासक था कुबलई खां। तो कुबलई खां से इसने प्रेरणा ली थी। इससे प्रेरित होकर उस समय दुनिया में चांदी के सिक्कों की जो है कमी हो गई थी। तो इसने क्या किया, चांदी की जगह तांबे या कांसे के सिक्के चलाए। तो जब कांसे के सिक्के चलाए तो इसके राज्य में जो है कांसे के सिक्कों के बदले लोग घरों में नकली सिक्के बनाकर जो है वो बाजारों में देने लगे, जिससे जो है इसका खजाना धीरे धीरे खाली होने लगा। तो बाद में इसने क्या किया, अपने जो अ, चांदी के सिक्के थे, सॉरी कांसे के सिक्के, इसको वापस लेने के लिए कहा। तो लोगों ने क्या किया, जो चांदी के सिक्के थे उसको रख लिया और तांबे के सिक्के जो नकली बनाए थे, इसके कहते हैं महल के सामने ढेर पूरा लग गया नकली सिक्कों का। तो इसकी ये मुद्रा जो सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन था इसका, ये भी योजना फेल हो गई। इसका जो अगला अभियान रहेगा वो खुरासान का अभियान है। खुरासान अभियान। तो खुरासान जो है मध्य एशिया में पड़ता है। तो वहाँ का जो शासक था तर्मासरीन, इसको आश्वासन दिया था कि वहाँ पे जो है राज्य में अव्यवस्था फैली हुई थी। तो अव्यवस्था का लाभ उठाकर वो ये वहाँ पर जो है कब्जा करना चाहता था। तो इसके लिए इसने क्या किया, लगभग 3,10,000 करीब इसने सेना खड़ी करी और उसको अग्रिम वेतन दे दिया था। बाद में क्या होता है, जब ये अभियान के लिए चलता है तो पता चलता है कि वहाँ व्यवस्था जो है कायम हो गई है। तो इसकी ये योजना जो है फेल हो जाती है। तो जब योजना इसकी फेल हो जाती है तो इसने क्या किया, जो सैनिक थे इसके, एक छोटा-सा क्षेत्र पड़ता है हिमाचल में कांगड़ा या कुल्लू के पास, कराचिल। तो कराचिल में विद्रोह हो जाता है। तो जब कराचिल विद्रोह के लिए भेजता है अपनी सेना को, तो वहाँ का जो शासक रहता है, इस ये इसके अधीन वो अपनी अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो इसका जो है, इसकी तो आधी सेना जो है वहाँ ठंड के कारण, बर्फ जो जमती थी उसके कारण वहाँ आधी सेना खत्म हो गई। और उसके बाद वो जो शासक था अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो इसकी ये योजना भी जो है फेल हो जाती है। तो इसका जो आखिरी अभियान था वो कराचिल का अभियान था। अभियान। तो इस प्रकार से इसकी जो 5 योजनाएं थी वो फेल हो गई। इसके बाद यदि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखा जाए,
तो सैयद सलार मसूद गाजी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह पर जाने वाला ये प्रथम सुल्तान था। इस मोहम्मद बिन तुगलक, इसने क्या किया था? सती प्रथा पर भी इसने रोक लगाई थी। सती प्रथा पर रोक लगाने वाला प्रथम सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही 1336 में 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी। इसके अलावा 1345 के करीब जो अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी वंश की नींव डाली थी इसमें। 1345 के करीब बहमन शाह ने जो है बहमनी वंश राज्य की नींव डाली थी। ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है, इसकी डाक व्यवस्था इतनी सुचारू रूप से मजबूत थी कि खुरासान से इसके लिए ताजे फल आते थे और जो है गंगा जल इसको मंगाया जाता था इसके लिए, जो कि प्रयागराज से। तो मोहम्मद बिन तुगलक बाद में क्या होता है, लगभग 1351 के करीब सिंध के थट्टा के करीब इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। 1351 मार्च 1351 में सिंध से थट्टा जाते हुए रास्ते में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। एक इतिहासकार हैं बदायूनी, बदायूनी ने ये कहा है कि इसकी मृत्यु पे, जब इसकी मृत्यु हुई तो उन्होंने कहा कि सुल्तान को अपनी जनता से और जनता को अपनी सुल्तान से जो है मुक्ति मिल गई। तो बदायूनी ने कहा है, बदायूनी ने कहा है कि सुल्तान को उसकी
जनता से और जनता को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। इसके बाद अगला शासक बनता है फिरोज शाह तुगलक। अगला शासक है फिरोज शाह तुगलक। तुगलक, इसका शासन काल है 1351 से 1488 तक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में यदि देखा जाए तो ये जौना खां जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसका चचेरा भाई था। ये जौना खां का चचेरा भाई, और इसका जो पिता था उसका नाम था रजब। पिता था रजब और इसकी माता का नाम था बीबी नैला। यह जो है हिंदू जाट था, लेकिन क्या हुआ ये मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया था। इसके अलावा इसने क्या किया कि जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई, क्योंकि जनता इस उसके अत्याचारों उसकी योजनाओं से त्रस्त थी, इसलिए उसने क्या काम किया, इसने अपने भाई के लिए माफीनामे लिखवाए। जौना खां के लिए माफीनामे लिखवाए। फिरोज शाह तुगलक एक इतिहासकार है एल्फिस्टन। इसको जो है सल्तनत कालीन का अकबर बताया गया है। इसकी आर्थिक और राजनीतिक सफल योजनाओं के कारण एल्फिस्टन ने इसे सल्तनत काल का अकबर कहा है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है। फिरोज शाह तुगलक जब ये शासक बना तो इसने काम किया कि उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए इसने क्या किया, गुजरात का जो जगन्नाथ मंदिर था उसमें इसने क्या किया, भारी मात्रा में लूटपाट की और वहां की जो मूर्ति थी उसको समुद्र में फेंकवा दिया था। तो उड़ीसा के की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था।
इसके अलावा इसने क्या किया कि नागरकोट में ज्वाला देवी का मंदिर था, तो नागरकोट में इसने भयंकर लूटपाट की और वहाँ की जो मूर्ति थी ज्वाला देवी की, उसको तुड़वा के इसने क्या काम किया कि जो कसाई थे, मीट बेचते थे, उनको बाट के रूप में इसने तौलवाया था। तो नागरकोट के इसने ज्वाला मंदिर को भी लूटपाट किया था। फिरोज शाह तुगलक के बारे में यदि देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक जो था, इसके शासन काल में क्या होता है कि जो कुतुब मीनार थी, कुतुब मीनार की चौथी मंजिल जो है बिजली गिरने के कारण ध्वस्त हो जाती है, तो उसका इसने मरम्मत कराया। इसके अलावा इसने क्या किया, उसकी पांचवी मंजिल का निर्माण कराया था। निर्माण कराया। इसके अलावा क्या किया था इसने, जो अशोक का स्तंभ है मेरठ, एक तो मेरठ, दूसरा है टोपरा जो कि अंबाला में पड़ता है, तो वहां से लाकर वो है दिल्ली में स्थापित किया था। मेरठ और टोपरा जो कि अंबाला में पड़ता है, यहां से जो है अशोक का स्तंभ जो था, अशोक के स्तंभ को लाकर दिल्ली स्थापित किया था। फिरोज शाह तुगलक, यदि इसकी हम योजनाओं को देखें तो इसने क्या किया था, दासों के लिए इसने एक व्यवस्था की थी, विभाग बनाया था दीवाने बंदगान। तो इसके शासन काल में सर्वाधिक दास हुआ करते थे, लगभग 1,80,000 दास। दासों के लिए इसने दासों के लिए इसने जो विभाग बनाया था उसको बोलते हैं दीवाने बंदगान। बंदगान लगभग 1,80,000 जो थे दास थे इसके समय। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, इसने गरीबों और स्त्रियों के लिए निशुल्क एक अस्पताल खुलवाया था जिसको बोलते हैं दारुल सफा। तो गरीब और स्त्रियों के लिए निशुल्क अस्पताल बनवाया था। इसको बोलते हैं दारुल सफा। सफा। इसके अलावा यदि मोहम्मद वो फिरोज शाह तुगलक के बारे में यदि देखा जाए तो इसने क्या किया,
इसने 4 शहरों की स्थापना की थी। सॉरी, 5 शहरों की। तो 5 शहरों में है हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला और जौनपुर। फिरोज शाह तुगलक के बारे में यदि देखा जाए, इसके शासनकाल में क्या था, सेना में जो है इसने क्या किया, वंशवाद को बढ़ावा दिया। सेना में जो है, सेना में वंशवाद को जो है बढ़ावा दिया। इसके अलावा क्या किया, ये वेतन के बदले इसने सैनिकों को भूमि देना प्रारंभ कर दिया। और एक समय ऐसा आया कि इसके जो सेना में भ्रष्टाचार एक चरम सीमा तक पहुंच गया था। वेतन के बदले क्या करता था, भूमि देता था। और भ्रष्टाचार जो था चरम सीमा पहुंच गया था। फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल का पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। इसने क्या काम किया, सभी करों को समाप्त कर केवल 4 कर इसने लगाए। एक तो था खुम्स। खुम्स यानी युद्ध में लूटा गया धन, या लूट का धन बोलते हैं। दूसरा था खराज। ये भूमि कर था, भूमि कर। उसके बाद था जजिया, ये गैर धार्मिक कर था। और अंत में था जकात, ये मुस्लिमों से लिया जाता था, मुस्लिमों से लिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक के बारे में यदि देखा जाए, तो इसने क्या किया, इसने तो सिक्के चलवाए। इसको बोलते हैं आधा, यानी जीतल का 50%, उसका आधा। और दूसरा था बिक। बिक, बिक यानी जीतल का 25%। ये 2 सिक्के चलवाए थे। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, निर्धनों के लिए एक दान विभाग की स्थापना की थी, जिसे बोलते हैं दीवाने खैरात। निर्धनों के लिए दीवान ए खैरात।
की स्थापना, ये था दान विभाग। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने मैरिज ब्यूरो, लोक निर्माण विभाग, निर्माण विभाग, रोजगार कार्यालय आदि की स्थापना की है। फिरोज शाह तुगलक, इसने इसके काल में नहरों का जो है सर्वाधिक निर्माण हुआ। इसने लगभग 5 नहरों का निर्माण कराया, जिसमें से कुछ नहरें प्रमुख हैं, जैसे सर्वाधिक नहरों का निर्माण एक था यमुना से हिसार। यमुना से हिसार, अरे यार क्या हो रहा है। तो यमुना से हिसार तक लगभग 150 मील, 50 मील। यह था उल्लूखनी नहर। और दूसरी नहर है सतलुज से लेकर घग्गर तक। लगभग 96 मील। इसी को बोलते हैं रजबवाह नहर, रजबाह नहर। इसके अलावा 3 नहरें यदि और देखें, तो सिरमौर से हांसी तक, इसके अलावा घग्गर से फिरोजाबाद तक, फिरोजाबाद तक। और लास्ट है यमुना से फिरोजाबाद तक, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, नहरों की सिंचाई के लिए एक कर लगाया था, जिसे हक एक कर्ब कहा जाता है। सिंचाई कर, कहते हैं हक ए शर्ब नहर। सर्ब जो था ये टैक्स था। ये बर्नी ने इसे जो है राज्य का पहला सच्चा मुस्लिम शासक कहा है। शासक कहा है। इसके अलावा एक इतिहासकार है वुल्जले हेज। वुल्जले हेग, इन्होंने इसके बारे में कहा है कि राज्य का अपहरण करता था। इसको बताया गया है। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में जो है
इसके दरबार में इतिहासकार हैं ये बर्नी, जो कि इनका जन्म है बुलंदशहर शहर उत्तर प्रदेश। इसके दरबार में थे। इन्होंने रचना की थी तारीख फिरोज शाही। शाही और फतवाए जहांदारी। जहांदारी फिरोज शाह तुगलक ने खुद अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। फारसी में लिखी थी फुतुहात ए फिरोज शाही। फिरोज शाही। इसके बाद 20 सितंबर 1388 को जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। 1388 को जो है की मृत्यु हो जाती है। और तुगलक वंश का अंतिम योग्य शासक था। इसके बाद जो आते हैं वो अयोग्य और दुर्बल शासक होते हैं। इसके जो अंतिम शासक रहता है नासरुद्दीन मोहम्मद शाह। उस उसके बाद जो है तुगलक वंश का जो है अंत हो जाता है। तो आइए देखते हैं अगले शासकों का के बारे में। अगला शासक है गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड। फिर बनेगा अबू बक्र शाह। इसके बाद आएगा नासिरुद्दीन नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। अलाउद्दीन सिकंदर शाह। नासिरुद्दीन नुसरत खां। नासिरुद्दीन नुसरत शाह शाह। और अंत में आएगा नासिरुद्दीन महमूद शाह। महमूद शाह। और इसका जो शासन काल रहेगा 1398 से 1498 से 1498 से गलत लिखा हुआ है 1388 है। 1398 से 1414 ये इसका शासन काल रहता है। ये जो है अंतिम शासक होता है तुगलक वंश का अंतिम शासक।
नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय जो है, जो दिल्ली सल्तनत थी, वो दिल्ली से लेकर पालमपुर तक थी। तो क्योंकि ये सबसे कमज़ोर और अंतिम शासक था, तो जनता इसका मजाक उड़ाया करती थी कि हमारे देखो, हमारे शासक की जो सल्तनत है वो दिल्ली से लेकर पालमपुर तक है। इसी के समय में जो जौनपुर का जो शासक था, मलिक उस सरवर, जो कि ये हिजड़ा था, इसने क्या किया, जौनपुर में स्वतंत्र सरकी वंश की नींव डाल देता है। नींव डालता है। इसके अलावा गुजरात, मालवा और खानदेशी ये सभी जो है स्वतंत्र हो जाते हैं। और 1414 में जो है तुगलक वंश के पतन के बाद जो है सैयद वंश की नींव पड़ती है। तो अगला जो राजवंश होगा वो सैयद राजवंश है।